हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी के हर एक आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक समझेंगे और डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट के साथ क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। और आर्टिकल 36 डिस्क्राइब्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 36 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 की शुरुआत करता है। इसमें स्टेट की परिभाषा दी गई है जो कि आर्टिकल 12 की तरह ही है। इस आर्टिकल में स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट और उसके अंडर आने वाले इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर और उनसे जुड़े इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडी जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम ईटीसी, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि जो सरकार के कंट्रोल में आते हैं। यानी कि इन शॉर्ट जो भी लॉज या पॉलिसी बनाएगा उसको इन डीपीएसपी से गाइडेंस लेना होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 37 के बारे में। एंड इट गिव्स द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जा सकते। मतलब अगर सरकार इन्हें ना माने तो कोई इस पर केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन ये स्टेट के लिए एक मोरल ओब्लिगेशन है जिसे ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38। एंड दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि इस आर्टिकल का मेन फोकस सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक वेलफेयर पर है। ये आर्टिकल कहता है कि सरकार का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, बल्कि गरीबों की मदद करना, इनइक्वालिटी को कम करना और एक समान समाज बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना इसी प्रिंसिपल के अंडर आती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39। एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो आर्टिकल 39 बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, जैसे एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि सभी को रोजगार और जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी कि पुरुष और महिला को बराबर का वेतन मिलना चाहिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स यानी कि वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ यानी कि ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि बच्चों और युवा वर्गों का शोषण ना हो और उनका समग्र विकास हो सके। आर्टिकल 39 का मेन फोकस सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, जिससे हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और समाज में गरीबी और शोषण ना हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39A के बारे में। एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि गरीब और वीकर सेक्शन के लोगों को मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो गरीब लोगों को फ्री एडवोकेट की सुविधा देता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 40। एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यानी कि आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी डेवलप हो सके। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे देश में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 41। एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज। यानी कि आर्टिकल 41 ये कहता है कि अगर स्टेट के पास रिसोर्सेज हो तो हर इंसान को रोजगार, शिक्षा और पब्लिक असिस्टेंस मिलने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रूरल एरियाज में बेरोजगार लोगों को 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है, जो राइट टू वर्क का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है।
तो आर्टिकल 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में कहा गया है। यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि वर्कर्स को अच्छे वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। यानी कि आर्टिकल 42 के तहत स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स को प्रॉपर रेस्ट और वर्किंग आवर्स दिए जाए, जिससे उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जा सके। मैटरनिटी बेनिफिट और अदर वेलफेयर मेजर्स फीमेल वर्कर्स के लिए प्रोवाइड किए जाएं। सेफ और हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन का अरेंजमेंट हो, जिससे वर्कर्स को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अब आता है आर्टिकल 43 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट लिविंग वेज ETC फॉर वर्कर्स। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि मजदूरों को मिनिमम वेतन मिलनी चाहिए ताकि उनका जीवन भी सुधर सके। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43A एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि इंडस्ट्री में वर्कर्स का भी मैनेजमेंट में हिस्सा हो, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43B एंड इट इज अबाउट प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोग मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। जैसे अमूल डेयरी कोऑपरेटिव, जो फार्मर्स को फेयर प्राइस देने का काम करती है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने आर्टिकल 43B तक जाना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 44 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 44 इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि हर धर्म के लोगों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ हो, जैसे शादी, तलाक, विरासत के केसेज में। अभी हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग अलग हैं, लेकिन UCC का मतलब है एक समान कानून सबके लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स। यानी कि आर्टिकल 45 6 साल के कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और डेवलपमेंट पे फोकस है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 46 एंड इट इज अबाउट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शन। यानी कि ये आर्टिकल SC, ST और वीकर सेक्शंस के इकोनॉमिक और एजुकेशन पे ध्यान देती है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड मिड डे मील स्कीम इसी आर्टिकल पर आधारित है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी कि ये आर्टिकल न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने और ड्रग्स और अल्कोहल का कंजप्शन कम करने की बात करता है। इसी आर्टिकल के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लिकर बैन पॉलिसीज हमारे देश के कुछ स्टेट में लाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि आर्टिकल 48 में सरकार को ये गाइड किया गया है कि वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक मेथड से डेवलप करे। इसका मेन फोकस है किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और पशुधन की सुरक्षा करना। ये आर्टिकल यह भी कहता है कि गाय हत्या को रोकनी चाहिए और दूध देने वाले और काम में आने वाले एनिमल्स की ब्रीड सुधारनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48A एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आर्टिकल पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ का सुरक्षा के बारे में बात करता है। इसी आर्टिकल के तहत नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड 1986 को हमारे देश में लाया गया था। तो चलिए अब नज़र डालते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 49 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट, प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि ये आर्टिकल हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन से जुड़ा है।
तो इस आर्टिकल का मेन फोकस ये है कि इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल साइट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देश में हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की मेंटेनेंस और कंजर्वेशन करता है, जो आर्टिकल 49 के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50 एंड इट इज अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी कि इसका मतलब है कि कोर्ट का काम सिर्फ न्याय देना होना चाहिए और सरकारी अफसर जुडिशियल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है ताकि फेयर और अनबायस्ड जस्टिस सिस्टम हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। यानी कि ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन को सुधारने और ग्लोबल पीस बनाए रखने की बात करता है। ये सरकार को गाइड करता है कि वो दुनिया में शांति, समझदारी और रेस्पेक्ट प्रमोट करे। तो ये आर्टिकल इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर बनाने में मदद करता है। तो हमने अभी तक डीपीएसपी के हर एक आर्टिकल को समझ लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इनका पर्पज अलग है। चलिए सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ इनके बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की नेचर के बारे में। तो फंडामेंटल राइट इज नेगेटिव इन नेचर, यानी कि इट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम सर्टेन एक्शन, व्हाइल डीपीएसपी इज पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट नेगेटिव होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकता है। जैसे गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन की स्पीच या रिलीजन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वरना ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा। वहीं डीपीएसपी पॉजिटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो उस पर कोई लीगल केस फाइल नहीं हो सकता। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल व्हाइल डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं, यानी अगर ये वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। वहीं पे डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी अगर गवर्नमेंट इन्हें फॉलो नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे अगर पुलिस बिना किसी वजह आपको जेल भेज दे तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। तो चलिए नज़र डालते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी व्हाइल डीपीएसपी एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यानी कि फंडामेंटल राइट का गोल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है, जिसमें हर व्यक्ति को इक्वल राइट और फ्रीडम मिले, जबकि डीपीएसपी का गोल सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है, जिसमें गरीबी हटाना, एडुकेशन और हेल्थ इंप्रूवमेंट करना शामिल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे सैंक्शंस के बारे में, यानी कि क्या पनिशमेंट होती है। तो इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट लीगल सैंक्शंस अप्लाई, व्हाइल इन केस ऑफ डीपीएसपी मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस अप्लाई। तो फंडामेंटल राइट लीगल प्रोटेक्शन के साथ आती है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोर्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन डीपीएसपी सिर्फ मोरल और पॉलिटिकल प्रेशर के बेस पर होते हैं। यानी गवर्नमेंट अगर इन्हें इग्नोर करती है तो सिर्फ पब्लिक प्रेशर से बदलाव हो सकता है। जैसे अगर इलेक्शन के वक्त किसी का वोट का अधिकार छीन लिया जाए तो कोर्ट उसको वापस दिलवा सकती है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं बना रही तो हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में केस डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है।
तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे फोकस ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट वाइल डीपीएसपी प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि फंडामेंटल राइट का फोकस इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन पर होता है ताकि हर सिटीजन के अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन डीपीएसपी का फोकस कम्युनिटी वेलफेयर पर होता है, जिसमें गरीबों की मदद, हेल्थ और एजुकेशन जैसे बड़े गोल्स आते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन पूरा समाज अगर गरीबी या बेरोजगारी से गुजर रहा है तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए, पर कोई इंडिविजुअल केस फाइल नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट डू नॉट रिक्वायर सेपरेट लेजिस्लेशन फॉर एनफोर्समेंट वाइल डीपीएसपी रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं, इनके लिए अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डीपीएसपी तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक गवर्नमेंट कोई लॉ पास ना करे। जैसे अगर गवर्नमेंट किसी को बिना वजह अरेस्ट करे तो तुरंत उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट फ्री हेल्थ चेकअप देना चाहे तो उसके लिए अलग से बजट और लॉ पास करना होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल रोल ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लॉज वायलेटिंग देम, while in case of DPSP court cannot declare a law unconstitutional for violating them। यानी कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन डीपीएसपी के केस में अगर कोई लॉ इनको फॉलो नहीं करता तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेगी। जैसे अगर कोई लॉ किसी कास्ट को वोटिंग का अधिकार नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है। लेकिन गवर्नमेंट अगर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती तो ये गलत है, पर कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेगी। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये जाना फंडामेंटल राइट इंसान के बेसिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है और डीपीएसपी स्टेट को गाइड करती है कि एक वेलफेयर सोसाइटी कैसे बनाई जाए। तो हमने इस चैप्टर में ये समझा कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स इन्हीं डीपीएसपीज पर बेस्ड होती है। तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।